अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी इन वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की अहमियत बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 119 और 120 पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इधर से लेकर यानी 119 से लेकर हमारे पास पेज नंबर 120 पर है, यानी हमारे पास जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब मैं जरा शुरू से इस क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज कर देती हूँ। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब होता है रिडॉक्स। क्या मतलब होता है रिडॉक्स रिएक्शन? ये जो होती है ये फंडामेंटल मेटाबॉलिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। इन रिएक्शंस में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ट्रांसफर होती हैं। जो मॉलिक्यूल यूजेस करती हैं जो मॉलिक्यूल अपनी रिडक्शन के दौरान इन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करती हैं, हार्च करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में इन मॉलिक्यूल्स को गेन किया जाता है, जो कि वो अपनी रिडक्शन में इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ये एटीपी की शक्ल में एनर्जी को जनरेट करने के लिए एसेंशियल होता है, जरूरी होता है ड्यूरिंग के दौरान अमल के दौरान, जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मींस, यानी एटीपी और एटीपी का क्या मतलब है। ठीक है, एटीपी और एडीपी का क्या मतलब है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल फॉर द मेटाबॉलिज्म, यानी इनका क्या एटीपी और एटीपी का क्या मतलब है और इनका सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या किरदार है। तो इसका आंसर पेज नंबर 120 पर है और पेज नंबर 121 पर है। तो मूव करते हैं फॉलोइंग पेजेस पर। पहला पार्ट जो है हमारे पास आंसर का वो ये है, उन्होंने पूछा था एटीपी और एडीपी का क्या मतलब। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जबकि एडीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसका मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3 और हमारे पास डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, डाई का मीन 2 और ट्राई का मीन 3। ये फर्स्ट फॉस्फेट मोनो मीन, देखिए मोनोफॉस्फेट, ये फर्स्ट फॉस्फेट बन गया डाइफॉस्फेट, ये सेकंड फॉस्फेट। डाई का मतलब 2 ही होता है ना, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइफॉस्फेट यानी थर्ड फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ये आंसर। अब हम सेकंड पेज पर मूव करते हैं जिस पर इसका आंसर है। ये हमारे पास एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो किरदार है सेल एनर्जी करेंसी में, वो फॉलोइंग दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। सेल है वो अपनी खुराक को, जो सेल है वो अपनी खुराक फूड की ऑक्सीडेशन के जरिए से हासिल करते हैं। देखिए फूड की ऑक्सीडेशन क्या है, फूड को टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ देना। हम तो अपनी फूड निगलते हैं, क्या करते हैं, हर जो एक जानदार होता है उसका फूड खाने का स्टाइल अलग होता है, जबकि जो सेल है वो क्या करता है, वो फूड को ऑक्साइड करता है, तोड़ता है और क्या करता है, उससे एनर्जी हासिल करता है। हमने भी एनर्जी हासिल करनी होती है लेकिन हम उसको निगल कर एनर्जी हासिल करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से इन दोनों को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के जरिए से जोड़ कर रखते हैं। यानी जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है वो एटीपी बनाता है और एडीपी भी बनाता है, ठीक है, और मोनो जो है फॉस्फेट यानी एएमपी भी बनाता है, और जब उसी एनर्जी की जरूरत होती है तो वो इनको तोड़ देता है। और इसका रिजल्ट हो गया कि एटीपी, देखिए जब सेल ने एनर्जी रिलीज करनी होती है तो एटीपी बनता है, जबकि जब सेल ने एनर्जी हासिल करनी होती है तो एटीपी टूट जाता है।
है, ठीक है। और इस तरीके से एटीपी ट्रांसफर करता है एनर्जी को मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दरमियान। तो हमारे पास फर्स्ट का मैंने आपको पेज पर जो आंसर था वो बता दिया, अब सेकंड पेज पर इसका आंसर इधर से लेकर इधर तक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप सो आपने समझ लिया होगा। एंड देन आई स्टार्ट टू मूव आवर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3. So finally our third short question is this. Start to write our third short question. Write down the word equation for photosynthesis. कि photosynthesis के लिए word equation लिखें, उसकी मसावात लिखें, equation में मसावात लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 121 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 121 पर। So students, this is our book page 121 and start to read our equation and understand our equation. So जो इधर लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर वाटर प्लस लाइट एनर्जी, इसका मतलब है टू मेक ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, इधर जो फार्मूला है ना इसका, ये CO2 है, और जो हमारे पास वाटर है 12H2O है, और ये हमारे पास लाइट एनर्जी फोटोन है, और ग्लूकोज क्या है C6H12O6, और हमारे पास ऑक्सीजन CO2 है, और वाटर क्या है CH2O है, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं। तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये होगी हमारे पास हमारे थर्ड आंसर इधर से लेकर इधर तक। तो आई होप सो आपने समझ लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब रीड करते हैं अपना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 122 पर है। तो मूव करते हैं इस पेज पर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर इधर से लेकर इधर तक और इधर से लेकर इधर तक है। अब मैं जरा इसको रिवाइज कर देती हूँ। या जब जो क्लोरोफिल है ऑब्जर्व करता है लाइट को, इसके दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल से रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट जो लाइट है ना, लाइट वाटर के मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करके तोड़ती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन के एटम है ना, जो वो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं क्लोरोफिल को, हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। तो ये हमारे पास है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, के क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है हाउ से फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका आंसर कॉपी पर है। तो हम कॉपी पर मूव करते हैं और अपना आंसर रीड करते हैं। चलिए यानी इधर लिखा हुआ क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट, या जो क्लोरोफिल है वो मेन बुनियादी पिगमेंट है। द ब्लू एंड रेड लाइट कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस, जो ब्लू और रेड लाइट होती है उससे बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व करती है। क्लोरोफिल इज ऑब्जर्व्ड लाइट ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, जो क्लोरोफिल है ना वो ब्लू और रेड वेव कलर की लाइट को ऑब्जर्व करता है। द क्लोरोफिल ऑब्जर्व मोस्ट इंपोर्टेंट लाइट, जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट ऑब्जर्व करता है। ड्यू टू दिस काज, इस वजह से द क्लोरोफिल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही खास है। यानी क्लोरोफिल बहुत खास पिगमेंट है, ठीक है। जो ज्यादातर फोटोसिंथेसिस होता है ना उन्हें जरूरत होती है ब्लू और रेड लाइट की, वही लाइट फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, के कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जानदार है फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो लाइट को ऑब्जर्व करने, फोटोसिंथेसिस में लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए रिस्पांसिबल होती है। तो इसका आंसर पेज नंबर 121 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 121 पर। 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इधर से लेकर इधर तक है और इधर से लेकर इधर तक है। चलिए अब मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। यानी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, ये इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑर्गेनिक फूड तैयार करने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तरकीब होती है ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है। यानी सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, जहां जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारे पास इसका मुकम्मल आंसर। चलिए अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम पढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए इसका आंसर पेज नंबर 124 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर
124 पर। इधर से लेकर इसका आंसर इधर तक है, ठीक है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इधर से लेकर इसका आंसर इधर तक है। तो पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म अपनी जो गैट अपनी एनर्जी हासिल करती है कार्बन और फूड की कार्बन और हाइड्रोजन का बांड तोड़कर। इस पर्पस के लिए, ठीक है, इस मकसद के लिए वो ऑक्सीडेशन को कैरी आउट करते हैं, वो सेल के अंदर फूड को तोड़ते हैं, फूड को ऑक्साइड करते हैं, ठीक है। और इस फूड की ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये इतना है ना जो हमारे पास ये मेन पर्पस है, इसलिए लिखा हुआ है कि फॉर दिस पर्पस। तो हमारा आंसर इधर से लेकर इधर तक है। तो अब ये हमारे पास हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम वो करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड आर सिंपल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। तो ये जो इसका आंसर बुक पर नहीं है, तो मैं आपको इसका आंसर लगवा देती हूँ। अब हम इस आंसर को पढ़ते हैं। चलिए, ये जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ये है, यानी C6H12O6, यानी ये हमारे पास क्या होता है, ये तो हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज प्लस CO2, ये ऑक्सीजन, ये क्या बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH2O, H2O मीन वाटर। तो अब हम इसको जो वर्ड्स में भी लिखते हैं, और ये ATP, ठीक है। इधर पहले नंबर पर हमारे पास आएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ये हमारे पास क्या, O2 क्या होता है हमारे पास, O2 क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बनेगा इसके रिजल्ट में, टू फॉर्म क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये हमारे पास क्या है, CH2O वाटर है, और हमारे पास क्या बनेगा, साथ साथ ATP भी बनेगा। हमारे पास ये एरोबिक रेस्पिरेशन की जो है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अगर आप लिखें तो आपके लिए जो बेटर इक्वेशन होगी वो ये होगी, मैं कहती हूँ, ठीक है। देखिए, ये इसका मतलब है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, बना वाटर बना, और ATP बना। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी एक जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के किरदार पर एक मुख्तसर सा नोट लिखे। मुख्तसर का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट का, और तफसीली का मतलब होता है यानी लॉन्ग नोट लिखे, ठीक है। मुख्तसर नोट है तो हमने छोटा नोट लिखे। तो हम मूव करते हैं इसके आंसर के लिए पेज नंबर 124 पर। स्टूडेंट्स, हमारा 9 क्वेश्चन का आंसर इधर से लेकर इधर तक है, यानी ये कंप्लीट पैराग्राफ हमें जाहिर करेगा ऑक्सीजन का रोल, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए हम इसको रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो किस में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एनर्जी की मैक्सिमम तादाद के साथ। पहले मरहले में जो मॉलिक्यूल होता है ना ग्लूकोज का, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। दूसरे मरहले में क्या होता है, दूसरे मरहले में जो मॉलिक्यूल होता है ना पायरुविक एसिड, वो कंप्लीटली ऑक्साइड हो जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, और तमाम जो एनर्जी है ना रिलीज हो जाती है। ये सब जो किरदार है ना, ये ऑक्सीजन का किरदार है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का इधर से लेकर इधर तक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 124 और 125 पर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पहले नंबर पर हमारे पास आंसर इधर से लेकर इधर तक आएगा, हम इसको डिफाइन करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को। चलिए पढ़ते हैं, यानी वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये इधर से लेकर इधर तक एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है, यानी वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास होगा कंप्लीट आंसर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अब हम करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड यीस्ट, यानी एनिमल और यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 125 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 125 पर। ये हमारे पास आएगा बैक्टीरिया और यीस्ट का एंड प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन।
रिस्पायरेशन में। ये हमारे पास कौन सा आएगा, ये एनिमल का एंड प्रोडक्ट है और ये हमारे पास किसका एंड प्रोडक्ट है, ये हमारे पास यीस्ट का एंड प्रोडक्ट है। आपने लिखना है द एंड प्रोडक्ट ऑफ यीस्ट इज एथाइल अल्कोहल, ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने लिखना है जब एनिमल में यानी दो हेडिंग्स बना लेनी है। जब एनिमल का लिखना है तो लिखना है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स इज लैक्टिक एसिड। और ये फार्मूले भी आपने साथ लिखने हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो इसके ये आपके लिए फायदेमंद है। जो अगर कोई चीज ज्यादा कर ली तो वो इंसान के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि कोई भी चीज जाया नहीं जाती, खासतौर पर इल्म। तो से हमारे पास हमारा शार्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने शार्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन है हाउ डू मसल्स रिस्पॉन्ड इन टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। यानी हमारे पास यानी क्या होता है कि जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे हमारे मसल को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, ठीक है। और इसका आंसर हम पेज नंबर 125 पर है, तो मूव करते हैं पेज नंबर 125 पर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन के पैराग्राफ में ये इधर से लेकर वेन स्केलेटल मसल से लेकर इधर तक, यानी जब जो हमारे स्केलेटल मसल होती है, इंसान की स्केलेटल मसल होती है, वो सख्त काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हम, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है ना, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हमारी जो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन अगर हमें मिल भी जाए तो हमारी ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होती, तो फिर क्या होता है, फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन ली जाती है, ठीक है, और एनर्जी हासिल करने के लिए, ताकि हम और ज्यादा एक्सरसाइज कर सके, हमें ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स इसका मुकम्मल आंसर इधर से लेकर इधर तक है। तो हमारे पास हमारे शार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने शार्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइनली आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिस्ट वे इन व्हिच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन बॉडी, कि वो लिस्ट दे हमें जिसमें जो रेस्पिरेटरी एनर्जी होती है वो बॉडी में इस्तेमाल हो रही होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर पेज नंबर 128 पर है, तो मूव करते हैं पेज नंबर 128 पर। सवाल था कि कैसी जो रेस्पिरेटरी एनर्जी है वो हमारे जिस्म में इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर हम यहां से लेकर मुकम्मल लिखेंगे, ठीक है। यानी रेस्पिरेटरी एनर्जी की हम मुझसे गलती होगी, हमारा आंसर जो है इधर से शुरू होगा, ठीक है। यानी जो रेस्पिरेटरी एनर्जी है एटीपी, वो सेल रेस्पिरेशन के दौरान यूज होती है और उसके इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, मिसाल के तौर पर जो दिए गए हैं, ठीक है। देखिए ये मसल के सिकुड़ने और मूवमेंट करने में भी मदद देती है, पहला हो गया। दूसरा, ये सब्सटेंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद देती है। तीसरा, बायोमॉलिक्यूल्स की तरकीब में मदद देती है। चौथा, फोर वाला, डीएनए और माइटोसिस की रेप्लिकेशन में मदद करती है। 5 वाला, ये नर्व इंपल्स यानी जो मैसेज होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने में एटीपी मदद देती है। 6 वाला, ये बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देती है। 7 वाला, ये जो हमारी बॉडी में जहरीले मादे होते हैं उनको तोड़ देती है। तो ये हमारे पास यूजेस हो गए इसके। तो हमारे पास 13 वाले क्वेश्चन का आंसर इधर से लेकर इधर तक हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप तो आपने मुकम्मल क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बिना झिझक पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।